यह एक अजीब कहानी है जिसकी शुरुआत एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम से होती है। आमतौर पर लोग ऐसे ड्रम का उपयोग पानी रखने के लिए करते हैं, लेकिन इस खास ड्रम की कहानी कुछ और ही थी। इसे पहले एक घर से बाहर निकाला गया, वही घर जहां यह लंबे समय से रखा गया था। फिर इसे एक टेम्पो में लादा गया और सरकारी मुर्दा घर में ले जाया गया। ड्रम इतना भारी था कि न टूट रहा था, ना ही आसानी से खुल रहा था। मजबूरन पुलिस को एक मैकेनिक बुलाना पड़ा। मशीनों की मदद से सरकारी मुर्दाघर के कंपाउंड में ड्रम को काटा गया। जब इसे खोला गया तो अंदर ठोस सीमेंट जमा हुआ था। फिर सीमेंट के टुकड़ों को भी तोड़ा गया और उनमें से 29 वर्षीय युवक सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े मिले, सर, धड़ और दोनों हथेलियां। यह मामला उन हत्याओं से अलग था जहां शवों को कुकर या फ्रीज का उपयोग किया जाता था। यह ड्रम मर्डर है जिसमें एक अंधविश्वासी प्रेमी के एंट्री ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। जब मेरठ पुलिस के सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह किसी फिल्म कहानी जैसा लग रहा था। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस केस के 3 मुख्य किरदार थे, पति, पत्नी और प्रेमी। लेकिन प्रेमी एक अंधविश्वासी व्यक्ति निकला जिसने इसे और पेचीदा बना दिया। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में होने का दावा करता था, मेरठ में रहता था। उसी साल उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। पहली ही नज़र में सौरभ को मुस्कान से प्यार हो गया। दोनों की दोस्ती हो गई। फिर जब मुस्कान ने सौरभ की प्रोफाइल देखी तो उसे भी प्यार हो गया। परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने 2016 में शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चला जाता है जहां वह काम कर रहा था। हालांकि बाद में पता चला कि वह मर्चेंट नेवी में नहीं था, बल्कि वहां किसी और काम में लगा हुआ था। 2019 तक दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे। इस दौरान उनकी एक बेटी भी हुई। बेटी के जन्म के बाद सौरभ और उसके परिवार के बीच थोड़ी कड़वाहट कम हुई थी, लेकिन वह अब भी अपने परिवार से अलग मेरठ के किराए के मकान में रहता था, वही मकान जहां से ड्रम बरामद हुआ था। सौरभ का अधिकतर समय विदेश में ही बीतता था। वह साल में 9 से 10 महीने लंदन में रहता था और सिर्फ 2-3 महीने मेरठ आता था। 2021 में जब सौरभ फिर लंदन चला गया तभी भारत में कोरोना महामारी आ गई थी। इस दौरान मुस्कान और उसकी बेटी मेरठ में अकेली थी। बेटी को प्ले स्कूल में डाल दिया गया था और उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मुस्कान पर ही थी। इसी बीच मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, जो इसी इलाके में रहता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गया। चूंकि सौरभ ज़्यादातर बाहर रहता था, मुस्कान अकेली थी, इसलिए साहिल उसके घर आना जाना करता था। एक दिन मकान मालिक ने मुस्कान और साहिल को शराब पीते देखा। उसे यह अजीब लगा कि यह युवक बार बार घर में क्यों आता है। 2021 में जब सौरभ लंदन से वापस आया तो मकान मालिक ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में मुस्कान के साथ एक युवक साहिल अक्सर घर पर आता था। सौरभ ने मुस्कान का मोबाइल चेक किया और साहिल के साथ उसकी चैट पढ़कर सब कुछ समझ गया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। जब मुस्कान ने सौरभ की बात नहीं मानी तो सौरभ ने तलाक लेने का फैसला लिया। 2023 में सौरभ फिर लंदन चला गया। इस बार पूरे 2 साल के लिए वह लंदन में ही रहा। इस बीच मुस्कान और साहिल का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। साहिल की मां की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी मां अब भी उससे बात करती है। उसने अपनी मां के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और उस पर संदेश भेजता था, यह मानते हुए कि उसकी मां उसे जवाब दे रही है। जब मुस्कान को यह बात पता चली तो उसने इस अंधविश्वास का फायदा उठाने की योजना बना ली। उसने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम कार्ड लिया और उससे स्नैपचैट पर एक नया अकाउंट बनाया। फिर वह साहिल के माँ वाले फेक अकाउंट पर मैसेज भेजने लगी। मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हें खुश रखेगी, उसका ख्याल रखना, उसे कभी मत छोड़ना। साहिल, जो पहले से ही अंधविश्वास में डूबा हुआ था, इस मैसेज को पढ़कर मुस्कान को लेकर और भी पॉसेसिव हो गया। जब उसने तय कर लिया कि वह केवल मुस्कान से ही शादी करेगा। इस दौरान साहिल को यह मंजूर नहीं था कि मुस्कान किसी और की पत्नी बनी रही। उसने मुस्कान से कहा, तुम सौरभ को तलाक दे दो और मुझसे शादी करो। लेकिन मुस्कान ने जवाब दिया, तलाक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सौरभ तब भी आसपास ही रहेगा। इसके बाद साहिल ने कहा,
तो फिर उसे खत्म कर दो, उसका वध कर दो। यही वध शब्द जो एक मशहूर फिल्म डीजे में भी इस्तेमाल हुआ था, सौरभ की हत्या का संकेत बन गया। अब मुस्कान भी साहिल की बातों में आ चुकी थी। वह सौरभ से छुटकारा पाना चाहती थी। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या का योजना बना दी। अब तक सौरभ की भारत लौटने की कोई पक्की खबर नहीं थी, लेकिन दोनों ने पहले से ही हत्या का प्लानिंग शुरू कर दी थी। इन्होंने गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया था कि किसी को मारने के लिए कौन सी बेहोशी की दवा सबसे ज़्यादा असरदार होगी। अब एक खतरनाक साजिश तैयार थी, एक ब्लू ड्रम में छिपी एक दर्दनाक हत्या की योजना। अब तय हुआ कि सौरभ को चाकू से मारा जाएगा। साहिल ने मुस्कान से कहा, जाओ दुकान से 2 बड़े चाकू खरीदो। मुस्कान दुकान गई और 800 रुपये में 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर लाए। जब दुकानदार ने पूछा कि इतने बड़े चाकू क्यों चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि मुर्गा काटने के लिए चाहिए। अब सवाल था कि लाश का क्या किया जाए। पहले उन्होंने सोचा कि किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे। वैसे भी सौरभ के परिवार से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, तो कोई उसे खोजने के लिए नहीं आएगा। लेकिन लाश दफनाने का सही तरीका नहीं पता था। उन्होंने अपने दोस्तों से चालाकी से जानकारी निकालने की कोशिश की। सीधा पूछने पर शक हो सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पूजा सामग्री होती है उसे जमीन में गाड़ने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों ने बताया, इसे ज़्यादा गहराई में दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्कान और साहिल ने ज़्यादा गहराई से गाड़ने के बारे में पूछा तो दोस्तों को शक हो गया। एक ने टोकते हुए कहा कि तू पागल हो गया है क्या, ये कैसी बातें कर रहा है। डर के मारे दोनों ने लाश दफनाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अब एक नया आइडिया आया, लाश को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर देंगे ताकि कभी किसी को शक ना हो। यह आइडिया उन्हें सबसे सुरक्षित लगा। अब सारी तैयारी पूरी थी, चाकू खरीदे जा चुके थे, ड्रम का प्लान तैयार था, बस सौरभ के भारत लौटने का इंतजार था। 25 फरवरी मुस्कान का जन्मदिन था। तमाम झगड़ों के बावजूद सौरभ अभी भी मुस्कान से प्यार करता था। इसी वजह से उसने लंदन से मेरठ आने का फैसला किया और मुस्कान को बताया कि मैं 24 फरवरी को आ रहा हूँ। मुस्कान ने यह खबर साहिल को दे दी और दोनों ने तय किया कि 25 फरवरी को ही सौरभ को मार देंगे। योजना भी थी, शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर सौरभ को पिलाई जाएगी। जब वह बेहोश हो जाएगा तो चाकू से हत्या कर दी जाएगी। 25 फरवरी को जन्मदिन मनाया गया। रात में जब सौरभ ने शराब पीने की इच्छा जताई तो मुस्कान ने उसे बेहोशी की दवा मिला दी। लेकिन अचानक सौरभ ने कहा कि मैं शराब नहीं पीऊँगा आज। अब मुस्कान की पूरी साजिश नाकाम हो गई, क्योंकि दवा शराब में मिलाई गई थी। और जब सौरभ ने शराब ही नहीं पी तो बेहोश कैसे हो सकता है। अब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहली कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई और सौरभ बच गया यहाँ। अगले दिन साहिल और मुस्कान ने दोबारा मुलाकात की और तय किया कि नई तारीख 3 मार्च होगी। 3 मार्च इसलिए चुनी गई क्योंकि उस दिन सौरभ और मुस्कान की बेटी की परीक्षा खत्म हो रही है। वह 2nd क्लास में थी और 3 मार्च को उसका अंतिम पेपर है। मुस्कान ने प्लान बनाया कि परीक्षा के बाद बेटी को अपनी माँ के पास भेज देगी ताकि घर में सिर्फ वह और सौरभ रहे। इससे हत्या को अंजाम देने में आसानी होगी। 3 मार्च आया, मुस्कान ने बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ दिया, जो ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। अब घर में सिर्फ पति और पत्नी थे। सौरभ को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ही पत्नी और उसी का प्रेमी उसकी हत्या की तैयारी कर चुका है। रात आई और मुस्कान को डर था कि कहीं इस बार भी सौरभ शराब पीने से मना न कर दे, इसलिए उसने एक नई चाल चली। सौरभ का सबसे पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया गया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई। रात करीब 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया और धीरे धीरे बेहोश हो गया। रात 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया और बताया कि सौरभ बेहोश हो चुका है। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने चाकू निकाला। मुस्कान घबरा रही थी, लेकिन साहिल जो अंधविश्वासी प्रेमी था बोला, पहला वार तुम्हें करना होगा क्योंकि ये तुम्हारा पति है। मुस्कान हिचकिचाई तो साहिल ने जबरदस्ती उसके हाथ में चाकू पकड़ाया और सौरभ के सीने के करीब ले गया। जब मुस्कान अब भी झिझक रही थी, साहिल ने अचानक उसके हाथ पे जोर से मारा, जिससे चाकू सीधे सौरभ के सीने में उतर गया। कुछ ही देर में सौरभ की मौत हो गई। इसके बाद साहिल ने उसकी दोनों हथेलियों को काट दी और फिर सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो पहले से ही खरीदे हुए 2 बैग लाए थे, एक में सिर और हथेलियां रखी, दूसरे में धड़।
धड़ वाला बैग मुस्कान के बेड के नीचे छिपा दिया गया, जबकि दूसरा बैग लेकर साहिल रात 3 बजे अपने घर चला गया, जो पड़ोस में ही था। सुबह होते ही साहिल बैग लेकर वापस आया और मुस्कान से कहा, मार्केट जाओ और सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान एक बोरी सीमेंट लेकर आई, लेकिन साहिल बोला, एक से काम नहीं चलेगा, और लेकर आओ। वह दोबारा आ गई और दूसरी बोरी लेकर आई। घर में पहले से रखा ड्रम लिटाया गया, उसमें सौरभ के शरीर के तीनों टुकड़े, सिर, धड़ और दोनों हथेलियां डाल दिए गए और सीमेंट और पानी का घोल मिलाकर ड्रम में भर दिया गया। उसका ढक्कन भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ड्रम को उसी कमरे में छोड़ दिया गया। इसके बाद घर की सफाई के लिए 10 किलो ब्लीच मंगवाया गया। पहला चरण खत्म हो चुका था, अगली योजना पहले से ही तैयार थी। 4 मार्च की शाम दोनों एक कैब बुक की और शिमला के लिए निकल गए। मुस्कान जानती थी कि सौरभ के घर वालों को पता है कि वह लंदन से आया है, इसलिए उसने सौरभ के मोबाइल से उसके भाई बहनों को मैसेज डाला, हम शिमला जा रहे हैं, फिर मनाली और कसोल भी जाएंगे। भाई बहन ने जवाब भेजा, लेकिन कॉल नहीं उठाए ताकि आवाज़ से पहचान ना हो जाए। मुस्कान 84,000 रुपया लेकर निकली थी और साहिल के पास भी कुछ पैसे थे, लेकिन सब खत्म हो गए। उसे पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए, लेकिन पैसे निकालने का तरीका नहीं मालूम। 18 मार्च को उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा, सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं? माँ चौंक गए। उन्होंने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही है तो उसी से पूछ लो। घबराहट में मुस्कान के मुंह से निकल गया, सौरभ तो मर चुका है। माँ घबरा गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की। उसी दिन मुस्कान और साहिल घर लौटे। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो वहां रखा भारी भरकम ड्रम देखकर शक हुआ, तभी सौरभ का भाई भी पहुंच गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने ड्रम खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। आखिरकार एक टेम्पो बुलाकर ड्रम को मुर्दाघर भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए पहले ड्रम को तोड़ा गया, फिर एक मैकेनिक बुलाया गया जिससे ड्रम को काटा गया। अंदर सीमेंट का ठोस घोल मिला हुआ था, जिसे तोड़ने पर लाश के टुकड़े मिले। 2 हथेलियां, एक सिर, एक धड़ और दोनों पैर। सबूतों के सामने आते ही मुस्कान और साहिल ने जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह मुस्कान से प्यार करता था। उसे लगता था कि उसकी दिग्वंत माँ भी मुस्कान को पसंद करती है, हालांकि यह केवल उसका भ्रम था। मुस्कान उसे चैट पर अपनी माँ बनकर संदेश भेजती थी और लिखती थी, यह लड़की तुम्हें खुश रखेगी। अंधविश्वासी साहिल इन बातों में आ गया और यह मान बैठा कि मुस्कान ही उसकी किस्मत है। इसी सोच ने उसे यह कदम उठाने के लिए उकसाया था। साहिल ने कबूल किया कि उसने सौरभ की हथेलियां इसलिए काटी ताकि उसकी किस्मत की लकीरें मिट जाए और पाप उसके सिर ना आए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने मुस्कान से पूछा, तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देना चाहता था, तुम तलाक लेकर आसानी से साहिल से शादी कर सकती थी, फिर कत्ल क्यों की? मुस्कान का जवाब चौंकाने वाला था, मैं साहिल से कभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ एक साथी था जिसके साथ मैं अच्छा वक्त बिता रही थी। जब यही सवाल साहिल से पूछा गया तो उसने कहा कि अगर सौरभ जिंदा रहता तो वह मुस्कान से शादी करता तो सही, लेकिन उसे तंग करता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर शायद उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि जिस मुस्कान के लिए उसने कत्ल किया वह कभी उससे शादी करने की इच्छुक थी ही नहीं। अब सोचिए, अगर यह राज न खुलता, अगर ड्रम की सच्चाई दब जाती और कुछ समय बाद साहिल मुस्कान पर शादी के लिए दबाव डालता, तो यह कहानी एक और खूनी अध्याय लिख रही होती। पहला अध्याय, लव मैरिज, मुस्कान और सौरभ के परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी। दूसरा, मुस्कान को साहिल से प्यार हुआ लेकिन वह शादी के लिए राजी नहीं थी। अगर साहिल को यह सच्चाई कत्ल के बाद पता चलती तो क्या एक और अपराध तय नहीं था? लेकिन इससे पहले कि मुस्कान पार्ट 3 होता, सच्चाई सामने आ गई। जो भी चालें चली गई, जो भी साजिशें रची गई, अंत में क्या हासिल हुआ? दोनों उम्र कैद के सलाखों के पीछे पहुंच गए। और उस मासूम बच्ची का क्या जो सौरभ और मुस्कान की थी? बाप को माँ ने छीन लिया और माँ खुद कानून के अपराधी बन गई और एक ही झटके में बच्ची अनाथ हो गई। इसलिए कहा जाता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। काश अपराध करने से पहले हर कोई यह सोच पाता, पर सोचता कौन है? इसी वजह से अपराध रुकते नहीं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ।
जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।